नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पेपर की। और आप सभी साथी देख सकते हैं ये पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का। और आप सभी को पता होगा कि आपका हिंदी साहित्य का पेपर है वो 5 अप्रैल को होने वाला है। तो आप सभी साथी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। एग्जाम के अंदर साथियों 100% गारंटी के साथ कहता हूँ इस पेपर में से भी आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सभी पूरा वीडियो देखकर जाते हैं तो 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन वो आपको इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता है रोल नंबर वो लिखना होता है। इसके बाद आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। टोटल आपको 80 नंबर का पेपर है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश। इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक वो पढ़ना है और आपको एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन है वो ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है। सभी क्वेश्चन आप सभी को करके आने हैं, चाहे आपको आए या नहीं आए, या आप कोई भी चैप्टर से रिलेटेड है वो कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को कोई खाली है वो नहीं छोड़ेगा। अब आप सभी से एक बात करना चाहता हूं कि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और आप सभी को बता दूं साथियों ये पेपर होने वाला है जो मिशन एंड्रॉइड के तहत जो बुकलेट प्रदान की जाती है उसका दूसरा मॉडल पेपर आज की वीडियो के अंदर हम सोल्व करने वाले हैं। और साथियों ये आपका 2025 का पेपर आने वाला 5 अप्रैल का, उसी पेपर के अकॉर्डिंग ये पेपर है वो बनाया गया है। तो आप सभी साथी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा देखना है और साथ में आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास भी करना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है पेपर के अंदर आपको खंड अ है वो देखने को मिलेगा। तो साथियों जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो जरूर लिखा करें ताकि आपकी कॉपी है वो सुंदर दिखे। और आप सभी को पता है खंड अ के अंदर आपको एमसीक्यूज के अब की बार 15 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब बताने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि सूरदास की झोपड़ी कहानी का मुख्य पात्र है वो कौन है। तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरदास ही हो जाएगा। ठीक है, सूरदास की झोपड़ी का मुख्य पात्र कौन है तो वो हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अब आप सभी को ये क्वेश्चन का जवाब भी पता होना चाहिए कि सूरदास की झोपड़ी जो अपना चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो वो लिखा गया है साथियों प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, ये भी आप सभी ध्यान में रखिए क्योंकि आप सभी को पता है चैप्टर के कवि का नाम भी एग्जाम के अंदर कई बार देखने को मिलता है, कवि का हो या लेखक का देखने को मिल जाता है कई बार। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, भेदों को उकसाने की मुख्य भूमिका किसकी थी। तो वो हो जाएगी साथियों जगदर की। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट जवाब आप सभी को बताना होगा। और ये भी अपना पहला चैप्टर सूरदास की झोपड़ी से ही लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों तीसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि कोई या किसे कहते हैं। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला था। कोई है साथियों कुमुद को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। और आप सभी को पता है ये अपना दूसरा चैप्टर बिस्कोर की माटी से लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों चौथा क्वेश्चन की, सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिन हिनार कर मेरे यानी कि मर जाता है, हिन हिनार कर मर जाता है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घोर कड़ाईच हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है ये अपना चैप्टर होने वाला बिस्कोर की माटी से लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों, क्या कहता है कि खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रमुख देन किसकी है। तो वो हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका की आपको बताना होगा। इसके बाद बात करें साथियों छठा क्वेश्चन की, क्या कहता है कि आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं साथियों, छठे का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जायसी आप सभी को बताना होगा। नहीं, विद्यापति हो जाएगा साथियों, सॉरी गलती से हो गया, विद्यापति यहाँ पर राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, सातवां क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है, कवितावली भी तुलसीदास की है और रामचरितमानस भी तुलसीदास की है। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पद्मावत है वो कवि तुलसीदास की नहीं है। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो पद्मावत रचना है वो किसकी है। तो ये हो जाएगी साथियों कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगला आठवां क्वेश्चन की, क्या कहता है कि देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो देवसेना का गीत का नाटक पूछ रहा है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी को पता है देवसेना का गीत स्कंदगुप्त से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अब मैंने आप सभी को एक ट्रिक भी बता रखी है याद करने की, देश नाम आप सभी को ध्यान में रखना है। देश से साथियों देवसेना का गीत और स से स्कंदगुप्त हो जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार से आप सभी देश के नाम को याद में रखना है। अब आप सभी को पता है दूसरा गीत होने वाला है इनका चंद्रगुप्त, और उसके अंदर लिया गया है साथियों कार्नेलिया का गीत। ठीक है, कार्नेलिया का गीत लिया गया था साथियों चंद्रगुप्त से, ये भी आप सभी ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें साथियों नवा क्वेश्चन की, क्या कहता है कि किस मुनि को कुटज है वो कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा अगस्त्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों 10वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि दूसरा देवदास शीर्षक कहानी के रचनाकार है, तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ममता कालिया जी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि साझा लघु कथा में पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, तो कौन हो जाएगा साथियों, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाथी है वो आप सभी को बताना होगा। हाथी आप सभी यहाँ पर राइट जवाब बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों, ये देखो अपना अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक से लिया गया है। क्या कहता है कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली कौन सी है, तो वो हो जाएगी साथियों उल्टा पिरामिड शैली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है 13वां क्वेश्चन की एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन कहलाता है, तो क्या कहलाता है साथियों फीचर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। साथियों आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, 100% कहता हूँ। अगर आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो 5 से 7 नंबर के आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 14वां क्वेश्चन कहता है कि पत्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्रकार होते हैं साथियों पूर्णकालीन, अंशकालीन और फ्रीलांसर, जिसको हम स्वतंत्र भी बोलते हैं, तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पत्रकार हैं वो साथियों 3 प्रकार के होते हैं, और जिनके नाम भी आप सभी को याद है वो कर लेने हैं, पूर्णकालीन, अंशकालीन और फ्रीलांसर, जिसको स्वतंत्र भी बोलते हैं। और जो आपका पिछली बार पेपर हुआ था 2024 उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आप सभी याद कर लीजिए, क्वेश्चन किसी प्रकार से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यूज करवा रहा हूँ तो ये आपको 2 नंबर के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, देखने को मिल सकते हैं भाई, देखने को मिल सकते हैं। अगला 15वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा होता है, तो क्या बताएंगे यहाँ पर आप सभी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथानक होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब बताएंगे। यहाँ पर देखो आपके 15 नंबर है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे 6 फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन, और ये अपने व्याकरण से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि जिस काव्य रचना को पढ़ने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित उठता है खालिस्तान गुण कहते हैं, तो कौन सा गुण हो जाएगा साथियों यहाँ पर, माधुर्य गुण यहाँ पर आप सभी बताएंगे। क्या बताएंगे, माधुर्य गुण यहाँ पर आप सभी को पढ़ना होगा। अब देखो एग्जाम के अंदर आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है, अगर आप इतना लिखते हैं तब भी आपका जवाब है वो राइट माना जाएगा। ठीक है, आप सभी चाहो तो टॉपर की कॉपियां वो भी देख सकते हैं, मैंने 2 कॉपियां दिखाई आप सभी को जिनको 80 में से 80 अंक है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही लिखते हैं और उनका तरीका है वो भी देख लीजिए आप लिखने का, जिसकी आपको वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि चित्त में तुरंत व्यापक होने वाली रचना को खालिस्तान गुण कहते हैं, तो इसका राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे, इसका भी भर देंगे आप सभी माधुर्य गुण। ठीक है, इसके अंदर भी आप सभी माधुर्य भर देंगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि कविता छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान वर्ण होते हैं, तो कितने वर्ण होते हैं साथियों, 31 वर्ण होते हैं। यहाँ पर आप सभी कितने भरेंगे, 31 यहाँ पर आप सभी को भरना होगा। इसके बाद बात करें साथियों हरि गीति का खालिस्तान सम छंद है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे इसके अंदर, यहाँ पर आप सभी भरेंगे मात्रिक छंद, मात्रिक सम। ठीक है, मात्रिक ये आपको भरना होगा, बस ओनली मात्रिक यहाँ पर आप सभी को भरना होगा। इसके बाद बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि खालिस्तान अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, तो वो होता है साथियों प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार, यहाँ पर आप सभी भरेंगे प्रतीप। इसके बाद बात करें साथियों छठे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि जहां कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हो वहां खालिस्तान अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होता है वहां पर, विभावना अलंकार होता है, विभावना, ये आप सभी इसके अंदर भर देंगे। इसकी परिभाषा भी याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिली है 2 नंबर के अंदर। इसके बाद देखो साथियों आपको देखने को मिलेगा 6 नंबर का अपठित गद्यांश वो आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको इसको अच्छे प्रकार से पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ लीजिए। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आपको जवाब वो देने का प्रयास करना है, और इन सभी के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। आपको अच्छे प्रकार से ढूंढना है, 1-2 बार पढ़ना है। इसके बाद साथियों आपको एक देखने को मिलेगा अपठित पद्यांश, जो कि आपको ये भी 6 नंबर का देखने को मिलेगा, और इसको भी उसी प्रकार से पढ़ना है, और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। आशा करता हूँ आप सभी ये क्वेश्चन है वो कर लोगे।
इसके बाद बात करते हैं हम खंड ब की, और खंड ब के अंदर साथियों आपको पता है 2-2 नंबर की क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो निर्देश वो दिया गया है कि 5 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन है, इनकी शब्द सीमा वो 40 शब्द होनी चाहिए, यानी कि 40 शब्दों से अधिक वो नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कितनी लाइन लिख सकते हैं इसके अंदर, 4 या 5 लाइनें, ठीक है, इससे ज़्यादा आप सभी को नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, और साथ में आपको जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि बालक बच गया लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे साथियों, आप सभी को पता है जो बालक बच गया कहानी है वो शिक्षा से संबंधित है। इसका मूल प्रतिपाद्य यही है साथियों कि हमें शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र के बारे में पता होना चाहिए, यही इसका मूल प्रतिपाद्य होगा। यहाँ पर देखो बता रखा 40 शब्द, ठीक है, मैं यहाँ पर छोटे और सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास है वो करूँगा। अगला छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहते हैं, देखो कूटज के माध्यम से हमें क्या संदेश है वो दिया गया। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो कूटज है निबंध वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है साथियों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि कूटज से हमें जीवन में धैर्य, आत्मसम्मान और खराब परिस्थितियों में भी अच्छे से जीना चाहिए, और कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करके जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि दिशा कविता का मूल भाव लिखिए। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि दिशा कविता वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो दिशा कविता लिखी गई है साथियों कवि केदारनाथ के द्वारा। अब देखो इसका मूल भाव किस प्रकार से लिखेंगे, दिशा कविता साथियों वो होने वाली है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है। इसमें कवि ने बालक की दृष्टि और सहज समझ के महत्व को बताया है। आपको पता होना चाहिए कि साथियों जब कवि बच्चे को पूछता है कि हिमालय किधर है, तो बच्चे का जिस तरफ पतंग उड़ रहा था उसी तरफ वह बताता है कि हिमालय उसी तरफ है, तो आपको उसी प्रकार से बताना है ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साथियों आठवें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि माघ महीने के आधार पर नागमती की विरह दशा का आपको वर्णन करना है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि माघ महीने में नागमती की दशा है वो जाड़े से कांपते हुए पाले के समान उसका शरीर है वो खराब हो जाता है, यही आपको बताना है। इसके बाद बात करते हैं साथियों 9वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं कैसे। बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर आपको बताना है, ये भी आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आप सभी बता सकते हैं कि जो अपना चैप्टर होने वाला है बिस्कोर की माटी, इसके अंदर कई फूल ऐसे आए हैं जिनसे हमें क्या होता है लाभ मिलता है। तो आप सभी को बताता हूँ। एक तो साथियों आप सभी को पता नीम का पेड़ है, वो जो नीम की डालियाँ अपने पास रखने से क्या होता है मलेरिया की बीमारी है उसको दूर करता है नीम, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा आप सभी को पता है जो सत्यानाशी का पेड़ है उसका दूध हम आँख में डाल लेते हैं तो आँख है वो ठीक हो जाती थी, यानी कि उसकी सोजन वगैरह कुछ ठीक हो जाती थी। तीसरा आप सभी याद रख सकते हैं साथियों जो बेर का फूल होता है, बेर का फूल उसके लगाने से जो ततैया खा जाता था तो वो ठीक हो जाता था। तो ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर आपको समझाना है, लिखिए। तो क्या बता सकते हैं साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है वर्तमान समय के अंदर लोग हैं वो औद्योगिक कचरा और खराब वस्तुएं, मरे हुए जानवर हैं वो नदियों के अंदर फेंक रहे हैं, जिससे नदियाँ क्या हो रही हैं प्रदूषित हो रही हैं। ये आपको यहाँ पर बताना होगा। देखो ऊपर बताया हुआ ना 40 शब्दों के अंदर उत्तर देने का प्रयास करना है, ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जितना ज़्यादा हो सके छोटे से छोटे शब्दों के अंदर आपको उत्तर बताना है। अब देखो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ओज गुण को उदाहरण सहित समझाइए या स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ओज गुण है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो जहाँ पर साथियों वीर रस पाया जाता है और पाठक को प्रेरणा का अनुभव हो वहाँ पर क्या पाया जाता है ओज गुण पाया जाता है। तो ये आप सभी बताएंगे और इसका आप सभी को एक उदाहरण है वो बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं संक्षेप में बताइए। यही क्वेश्चन आपको 2024 की एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। तो इसका राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अब ये भी आपने देखा भी था कि पत्रकार हम वो 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, जैसे कि पूर्णकालीन, एक होता है अंशकालीन और एक होता है फ्रीलांस पत्रकार, जिसको हम स्वतंत्र पत्रकार भी बोलते हैं। तो ये आप सभी बता सकते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन की बात करें, उल्टा पिरामिड शैली क्या है समझाइए। तो साथियों समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले लिखा जाता है, बाकी सब खबरों को घटते हुए क्रम में लिखना उसको ही बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। यानी कि आप सभी को पता है अखबार का जो पहला पृष्ठ होता है उसके अंदर जो मेन हेडिंग होती है ना
सबसे पहले मोटे मोटे अक्षरों के अंदर छापी जाती है, मेन खबर होती है वो। इसके बाद घटते क्रम में छोटी छोटी खबरें हैं वो लास्ट के अंदर बताई जाती हैं। तो उसी को भी बोलते हैं साथियों उल्टा पिरामिड शैली। ये आप सभी ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि नाटक के प्रमुख तत्वों को आपको संक्षेप में लिखिए। तो नाटक के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा साथियों, एक तो कथानक हो जाएगा, ठीक है, एक तो अभी अभी आया ही था ये कथानक। तो दूसरा हो जाएगा पात्र हो जाएगा, एक तो पात्र हो जाएगा, एक हो जाएगा साथियों संवाद हो जाएगा, संवाद हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक भाषा हो जाएगी। तो ये आप सभी इसके तत्व है वो ध्यान में रखें नाटक की। 2023 की बोर्ड एग्जाम के, सॉरी 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। आप चाहो तो प्रीवियस पेपर वो उठाकर देख सकते हैं। इसके बाद देखो आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा साहित्य के जीवन परिचय से संबंधित। यहाँ पर पूछा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामचंद्र शुक्ल का आपको साहित्यिक परिचय देना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब होता है। तो जन्म होता है साथियों 1898 के अंदर, ठीक है, 1898 के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? बंगाल के अंदर होता है साथियों, बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव के अंदर होता है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। बात करें इसकी रचनाएं की, रचना कौन कौन सी हो जाएगी, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि रचना हो जाएगी, एक तो परिमल हो जाएगी, परिमल हो जाएगी, एक साथियों गीतिका हो जाएगी, ठीक है, गीतिका हो जाएगी, एक हो जाएगी साथियों नए पत्ते हो जाएगा, नए पत्ते हो जाएगा, एक हो जाएगा साथियों बेला हो जाएगी, ठीक है, बेला हो जाएगी, एक हो जाएगी साथियों ये आप सभी को बताना है। अर्चना हो जाएगी, अणिमा हो जाएगी। ये आपको अच्छे प्रकार से ध्यान में रखना है, देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद साथियों बात करें इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु होती है 1961 के अंदर। कब होती है? 1961 के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके बाद आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि ये मुक्त छंद के प्रवर्तक है वो माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। एमसीक्यूज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको साहित्यिक परिचय देना है। तो इनका जन्म कब होता है साथियों? 1884 के अंदर होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? यूपी के अंदर होता है, और यूपी के साथियों बस्ती जिले के अगोना गांव के अंदर होता है। ये भी आप सभी याद रखना। इसके बाद बात करें इसकी रचनाएं की, तो रचनाएं हो जाएगी एक तो चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि 4 खंडों में विभाजित है, 4 खंडों के अंदर विभाजित है साथियों, ये भी ध्यान में रखें, देखने को भी मिल सकता है एमसीक्यूज के अंदर। इसके बाद बात करें साथियों रस मीमांसा, एक हो जाएगी जायसी ग्रंथावली, क्या हो जाएगी? जायसी ग्रंथावली हो जाएगी, एक हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, और हो जाएगा साथियों भ्रमरगीत सार। ये आप सभी ध्यान में रखें किसकी रचनाएं हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं होने वाली हैं। इसके बाद बात करें साथियों इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1941 के अंदर होती है, ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इनकी मृत्यु होती है 1961 के अंदर, और रामचंद्र शुक्ल की होती है 1941 के अंदर। तो ये ध्यान में रखना आप सभी। इसके बाद बात करते हैं साथियों खंड श है वो आपको देखने को मिलता है, और इसके उत्तर आपको 60 शब्दों के अंदर देने हैं, और 3-3 नंबर के क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि बसंत आया कविता की मूल संवेदना अपने शब्दों के अंदर लिखिए। ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, आप सभी कर लेना। चाहो तो आप ये कर सकते हैं, चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं जानहूं निज नाथ सुबाहु में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं का उल्लेख है वो किया है। तो ये आप सभी बता सकते हैं। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि शेर लघु कथा में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करना है, या आप ये भी कर सकते हैं कि यशस अराफात का व्यक्तित्व सहजता सरलता तथा सेवा भाव से ओतप्रोत था, गांधी नेहरू यशस अराफात पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। इसके बाद साथियों आपको 18वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आशा से ज्यादा दृग्जीवी कोई वस्तु नहीं होती, पंक्ति के आधार पर सूरदास की मनोदशा का आपको वर्णन करना है। सूरदास की झोपड़ी चैप्टर से ये लिया गया है। इसके बाद साथियों प्रकृति सजीव नारी बन गई है, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधित मान्यता स्पष्ट कीजिए। ये आपको 5 नंबर का देखने को, सॉरी 3 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद देखने को मिलेगा आपको खंड द, और खंड द के अंदर आप सभी को पता है सप्रसंग व्याख्या देखने को मिलती है, और ये आपको टोटल है वो 5 नंबर की देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपके समक्ष आएगी गद्यांश की, इसके बाद आएगी पद्यांश की। तो देखो सबसे पहले आप सभी को पता है जब भी आप सप्रसंग व्याख्या करो तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सप्रसंग, 1 नंबर पॉइंट लगा दिया। इसके बाद आप सभी को लिखनी होती है व्याख्या, ठीक है, याद नहीं रहो तो यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले सप्रसंग, इसके बाद साथियों यहाँ पर लिखेंगे सप्रसंग, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे व्याख्या, इसके बाद लिखेंगे विशेष नीचे नीचे। तो इसके साथियों सप्रसंग लिखेंगे सबसे पहले, कि इसको आप सभी अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये लिया गया साथियों, देखो संभव ने गौर किया, ठीक है, पुलक रोम रोम खिल उठा, ठीक है, गुलाबी परिधान,
इसका मतलब ये हो जाएगा दूसरा देवदास से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? दूसरा देवदास से लिया गया है, दूसरा देवदास से ये लिया गया है। ये आप सभी ध्यान में रखें। इसके रचनाकार कौन हो जाएगा, यानी कि इसकी लेखिका कौन है, तो वो हो जाएगी ममता कालिया, ममता कालिया। ये भी आप सभी ध्यान में रखें, ममता कालिया इसके रचनाकार हो जाएगा। इसके बाद साथियों आपको लिखना होगा, देखो सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे किस प्रकार से कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश आपको लिखाना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित दूसरा देवदास कहानी के रचनाकार ममता कालिया द्वारा रचित, इसके अंदर इस प्रकार से लिखेंगे, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित ममता कालिया द्वारा रचित दूसरा देवदास से लिया गया है और इसके अंदर इस प्रकार का वर्णन है वो किया गया है। ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। इसके बाद आप सभी लिखेंगे व्याख्या, यानी कि ये देखो 7 लाइनें हैं या 5-6 लाइनें जो भी हैं, इनको साथियों आपको 10 से 15 लाइनों के अंदर आपको लिख देना है। ठीक है, बड़ा कर देना, थोड़े बहुत अपने शब्द है वो जोड़ देना है। इसके बाद आप सभी को विशेष लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे? विशेष। 1-2 पॉइंट इसमें से उठा देना और बाकी आप सभी लिख देना कि भाषा सरल, सहज, प्रभावशाली है, इसके अंदर संभव के बारे में बताया गया है। ये आप सभी इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद देखो आपको अथवा के अंदर ये भी देखने को मिलेगा, अगर आपको ये नहीं लगता कि मेरे को इस चैप्टर का नाम और इसके लेखक का नाम नहीं याद आ रहा, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि देखो धर्म का रहस्य जानने के प्रति मनुष्य न करे। अब ये हो जाएगा साथियों अपना घड़ी के पुर्जा, जो कि सुमेरिनी के मन के चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक हो जाएगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आप सभी को पता होना चाहिए और उसी प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले सप्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। अब देखो यहाँ पर देखने को मिलता है पद्यांश और इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये भी आपको टोटल 5 नंबर का देखने को मिलेगा। गद्यांश की जगह पर आपको पद्यांश जरूर लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको इसका भी पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है साथियों विद्यापति की पदावली से। ठीक है, किससे लिया गया है? विद्यापति की पदावली से लिया गया है। अब देखो विद्यापति की पदावली से लिया गया है। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए और इसको भी साथियों उसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद बात करें साथियों अथवा की, तो अथवा के अंदर लिया गया है साथियों देवसेना का गीत से। ठीक है, देवसेना का गीत से ये लिया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ये आप सभी ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए, देखने को भी मिल सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको अंतिम क्वेश्चन देखने को मिलेगा निबंध से संबंधित। और देखो यहाँ पर क्या पूछा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 400 शब्दों के अंदर आपको निबंध वो लिखना है, जो कि आपको टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगी। 400 शब्दों के मतलब 3.5 पेज, मिनिमम से मिनिमम 3.5 पेज तो आपको लिखने ही होंगे। तो पहला निबंध है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा है साथियों आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, तीसरा निबंध है अपना वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं नैतिक शिक्षा, और चौथा हो जाएगा मेरा प्रिय कवि। तो आप इन चारों में से कोई सा भी निबंध है वो कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और जिनमें से आपको 3.5 पेज है वो भरना है। आशा करता हूँ साथियों आप सभी ये क्वेश्चन है वो कर लोगे और ये पेपर साथियों आपको बताना है कैसा है, इजी है या हार्ड है, और आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन है वो आते हैं। तो साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। क्या करना आप सभी को? वीडियो को लाइक करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।